हमारा टॉपिक चल रहा है होम रूल, जिसके अंतर्गत हम लास्ट लेक्चर में लोकमान्य तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना और साथ ही श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे होम रूल आंदोलन, जिसमें पहले देखेंगे आंदोलन का उद्देश्य। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीतिक की धारा को उग्रवाद की तरफ से जाने से रोकना था। 1908 से 12 ईस्वी के मध्य क्रांतिकारियों और उग्र विचारों का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर एनी बेसेंट को यह संभावना दिखाई दी कि यदि उग्र विचारों वाले नेता क्रांतिकारियों के साथ मिल गए तो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक भारी विपत्ति पैदा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक और कांग्रेस में पुनः दोनों दलों उदारवादियों उग्रवादियों को मिलाने का प्रयास किया और दूसरी ओर एक ऐसा संवैधानिक आंदोलन भी आरंभ किया जिसमें क्रांतिकारियों का प्रभाव भारतीय राजनीति में अधिक बढ़ सके। डॉक्टर जकारिया के शब्दों में उनकी यानी कि एनी बेसेंट की योजना उग्रवादी राष्ट्रीय व्यक्तियों को क्रांतिकारियों के साथ इकट्ठा होने से रोकने की थी। वे भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वराज दिलाकर संतुष्ट रखना चाहती थी और कांग्रेस में उग्रवादियों को उदारवादियों के साथ दोबारा लाना चाहती थी। होम रूल आंदोलन का दूसरा मुख्य उद्देश्य स्थानीय संस्थाओं और विधानसभाओं में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का स्वशासन स्थापित करना था। होम रूल लीग चाहती थी कि जिस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य औपनिवेशिक राज्यों में स्वशासन है, उसी तरह का स्वशासन भारत में भी स्थापित किया जाना चाहिए। एनी बेसेंट का कहना था कि राजनीतिक सुधारों से हमारा उद्देश्य ग्राम पंचायतों से लेकर जिला नगरपालिकाओं और प्रांतीय विधानसभाओं तक राष्ट्रीय संसद के रूप में स्वशासन की स्थापना है। इस राष्ट्रीय संसद के अधिकार स्वशासित उपनिवेशों की धारा सभाओं के समान ही होगी। वस्तुतः श्रीमती एनी बेसेंट ब्रिटिश साम्राज्य की विरोधिनी नहीं थी। उनका मानना था कि स्वशासित भारत युद्ध में अंग्रेजों के लिए अधिक सहायक सिद्ध होगा। इसलिए यह अंग्रेजों के हित में होगा कि वे भारतीयों को स्वशासन प्रदान करके संतुष्ट रखें। होम रूल आंदोलन का एक उद्देश्य शिथिल बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में पुनः उत्साह उत्पन्न करना भी था। युद्धकाल के दौरान भारतीय राजनीतिक शिथिलता चुकी थी और कांग्रेस के उदारवादी नेता इस समय युद्धरत ब्रिटिश सरकार के लिए कोई नया संकट खड़ा करना नहीं चाहते थे और राष्ट्रवादियों के पास अपना कोई संगठन नहीं था। अतः भारतीय जनता को निष्प्राण अवस्था में जगाना आवश्यक था। तिलक और बेसेंट ने समय की मांग को पहचान कर होम रूल लीग के माध्यम से आंदोलन शुरू कर भारतीयों को जगाने का प्रयास किया था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम लोकमान्य तिलक ने की। अप्रैल 1916 में उन्होंने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की और उसके तत्वाधान में एक राजनीतिक आंदोलन चलाया। इसके लगभग 6 मास बाद एनी बेसेंट ने भी मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। दोनों का उद्देश्य एक ही था, अतः लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी के बाद दोनों ने ही इस आंदोलन को सम्मिलित रूप से संचालित करने का निश्चय किया। दोनों नेताओं ने सारे देश का दौरा करके इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जनमत जागृत किया और समाचार पत्रों ने भी इसमें योगदान दिया। इसमें बेसेंट की दैनिक न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक कॉमनवेल्थ और तिलक के दैनिक केसरी एवं साप्ताहिक मराठा ने भारत के लिए
स्वशासन का जोरदार प्रचार किया। देश के अनेक प्रमुख नगरों में होम रूल लीग की शाखाएं स्थापित हुई। परिणाम स्वरूप सारे देश में उत्तेजना और आशा का वातावरण उपस्थित हो गया और लोगों को लगा कि यह आंदोलन शीघ्र ही कुछ सुपरिणाम लाएगा। आंदोलन का दमन। यद्यपि होम रूल आंदोलन शांतिपूर्ण और वैधानिक आंदोलन था, परंतु ब्रिटिश नौकरशाही इसे सहन न कर पाई और इसको आरंभ से ही कुचलने का निश्चय कर लिया गया। जुलाई 1916 ईस्वी में होम रूल की सभाओं में दिए गए उत्तेजक भाषणों के आधार पर तिलक पर मुकदमा चलाया गया। 1 साल तक निकचलनी के लिए 20,000 रुपये का मुचलका किया गया। तिलक के अपील करने पर बम्बई हाईकोर्ट ने मुचलका रद्द कर दिया। इससे ब्रिटिश नौकरशाही झल्ला उठी। अब एनी बेसेंट पर प्रहार किया गया और उनके दैनिक पत्र न्यू इंडिया से 2,000 रुपये की जमानत मांगी गई। 28 अगस्त 1916 को ये जमानत जब्त कर ली गई और 10,000 रुपये की नई जमानत मांगी गई। बेसेंट ने बम्बई हाई कोर्ट में अपील की, जो रद्द हो गई। इस पर बेसेंट ने प्रिवी काउंसिल में अपील की। यह अपील भी खारिज कर दी गई। बेसेंट ने अपने दोनों पत्रों की प्रेस को ही बेच डाला। ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र के उपरांत भी होम रूल आंदोलन अधिक व्यापक होता चला गया। राष्ट्रवादियों ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। इससे ब्रिटिश सरकार और अधिक चिंतित हो गई। मार्च 1917 को सरकार ने एक गश्ती चिट्ठी भेजकर प्रदेश सरकार को सलाह दी कि वे साम दाम दंड की नीति के द्वारा लोगों को होम रूल आंदोलन से दूर रखने का प्रयास करें। इसके साथ ही सरकार ने एनी बेसेंट के बम्बई प्रवेश पर रोक लगा दी। तिलक और बिपिन चंद्र पाल के पंजाब और दिल्ली प्रदेश में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट और उसके 2 सहयोगी GS असेंडल तथा VP वाडिया की नज़रबंदी के आदेश जारी कर दिए। उनके कुछ अन्य सहयोगियों को मद्रास से निर्वासित कर दिया गया। एनी बेसेंट की नज़रबंदी और सरकार की दमनात्मक कार्यवाहियों के विरुद्ध सारे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। कांग्रेस की ओर से वाइसराय के पास प्रतिवाद भेजा गया और कांग्रेसियों ने कांग्रेस के 1917 के अधिवेशन के लिए एनी बेसेंट को अपना अध्यक्ष बनाया। स्पष्ट है कि कांग्रेस पर उदारवादियों का नियंत्रण समाप्त हो चुका था और राष्ट्रवादियों का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सरकारी प्रयासों के उपरांत यह आंदोलन सारे देश में फैलता चला गया और अनेक उदारवादी नेता भी इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। मद्रास के प्रसिद्ध वकील सर सुब्रमण्यम अय्यर ने आगे बढ़कर होम रूल लीग का समर्थन किया। इसी प्रकार बम्बई और मध्य प्रदेश के अनेक नेता भी आंदोलन में कूद पड़े और होम रूल लीग की शक्ति बढ़ती चली गई। होम रूल लीग का पहला वार्षिक सम्मेलन नासिक में 17 मई 1917 को हुआ और इस अवसर पर तिलक ने कांग्रेस और होम रूल लीग के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल विचार विमर्श करने एवं प्रस्ताव पास करने वाली संस्था है, जबकि होम रूल लीग स्वराज प्राप्ति के लिए साल भर संघर्ष करने वाली संस्था। उन्होंने यह भी कहा कि स्वराज प्राप्ति के बाद 2 वर्षों के अंदर वे इस संस्था को भंग कर देंगे। भारत सचिव को प्रेषित करने पत्र में स्वयं वाइसराय ने होम रूल की शक्ति और उसकी बढ़ती लोकप्रियता को स्वीकार किया, परंतु ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वराज देना ही नहीं चाहती थी। अब तिलक ने स्वराज के लिए सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा। एनी बेसेंट की रिहाई के लिए भी सत्याग्रह आंदोलन हुए। कांग्रेस ने अपनी प्रादेशिक समितियों को इस प्रस्ताव पर विचार करने व अपनी राय भेजने को कहा। कुछ प्रादेशिक कांग्रेस कमेटियां सत्याग्रह प्रस्ताव के पक्ष में थी, कुछ तत्कालीन हालातों के मद्देनजर विरुद्ध में। कांग्रेस में सत्याग्रह पर विचार विमर्श चल ही रहा था। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव के नाम एक घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास है, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। घोषणा में यह वादा भी किया गया कि जितनी जल्द संभव होगा उतनी जल्दी सारपूर्ण कदम इस दिशा में उठाए जाएंगे।
भारत सचिव मॉन्टेग्यू की घोषणा के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी थे। भारत में अंग्रेजी नीति से व्यापक असंतोष, युद्ध संचालन में अधिक भारतीय सहयोग की आवश्यकता, होम रूल आंदोलन से राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन, रूस में मार्च 1917 की उदारवादी क्रांति, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन का युद्ध में सम्मिलित होना, मेसोपोटामिया जांच आयोग द्वारा भारत सरकार की तीव्र आलोचना आदि अनेक कारण थे, जिससे प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार को ये आश्वासन देना भारतीयों को पड़ा था। मॉन्टेग्यू की घोषणा का अच्छा परिणाम ये निकला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सत्याग्रह स्थगित रखने का फैसला कर लिया, लेकिन तिलक स्वराज का आंदोलन जारी रखना चाहते थे और 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेग्यू चैम्बरफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तिलक ने इसने अपर्याप्त करार देते हुए अस्वीकार कर दिया, परंतु कांग्रेस के उदारवादियों ने इसका स्वागत किया और समर्थन भी। वस्तुतः मॉन्टेग्यू पर्दे के पीछे रहकर उदारवादियों को अपना अलग संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। परिणामस्वरूप उदारवादियों ने नवंबर 1980 में अपना सम्मेलन मुंबई में किया और एक नई पार्टी की स्थापना की जो लिबरल फेडरेशन के नाम से प्रसिद्ध है। नरमपंथियों के पृथक संगठन बन जाने के पश्चात दिसंबर 1918 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में रिपोर्ट की पर्याप्त आलोचना की गई, जबकि इसके पूर्व तिलक और उसके सहयोगियों का रुख समझौतावादी रहा था। मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद एनी बेसेंट रिहा कर दी गई और कैद की हालत में ही वह कांग्रेस अधिवेशन 1917 की अध्यक्ष भी चुन ली गई। मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने अपना होम रूल आंदोलन समाप्त कर दिया। अक्टूबर 1917 में उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध आंदोलन का भी विरोध किया, जो 1918 में वह चाहती थी कि कांग्रेस लीग समझौते की स्वीकार कर ले। दिसंबर 1918 के कांग्रेस अधिवेशन तक वह भारतीय राजनीति में अलग थलग पड़ चुकी थी और अप्रैल 1919 में उन्होंने पुलिस द्वारा भारतीयों पर गोली चलाए जाना और रॉलेट अधिनियम को न्याय संगत बताया। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भी जोरदार विरोध किया और डॉक्टर M.L. जैन के शब्दों में भारतीय राजनीति में उनका योगदान 1914 से 1917 ईस्वी के मध्य तक सीमित रहा। उनकी गतिविधियों का मुख्य कारण उनका यह विश्वास था कि होम रूल आंदोलन आरंभ करके अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष को वैधानिक सीमाओं में सीमित रखा जा सकेगा। परंतु तिलक ने अपने होम रूल आंदोलन को जारी रखा और ब्रिटिश सरकार के प्रति उनका मोह तेजी के साथ समाप्त होता चला गया। तिलक का मानना था कि होम रूल यानी कि स्वराज के बिना होम डिफेंस यानी कि गृह रक्षा नहीं हो सकती। होम रूल आंदोलन के प्रभाव। होम रूल आंदोलन ने विगत कुछ वर्षों से शिथिल पड़े राष्ट्रीय आंदोलन में पुनः उत्साह भर दिया, क्योंकि उसके पूर्व कांग्रेस के उदारवादी ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था। सरकार ने तिलक को मांडले जेल से बंद किया। लाल और पाल की विदेश चले गए। उदारवादी नेता युद्ध काल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने के पक्ष में नहीं थे। इस समय राष्ट्रवादी यानी कि उग्रवादियों के पास अपना कोई संगठन नहीं था। इसके माध्यम से वे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान कर सके। होम रूल लीग की स्थापना ने इस कमी को पूरा किया और तिलक तथा एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्वराज की मांग को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन पुनः तेज गति से संपूर्ण भारत में फैल गया। यह होम रूल लीग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस आंदोलन का एक परिणाम सरकार की नीति में थोड़ा परिवर्तन के रूप में सामने आया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने में कोई कसर बाकी न रखी। बेसेंट और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार करना, तिलक को पंजाब दिल्ली में प्रवेश न करना देना, बेसेंट और तिलक के समाचार पत्रों से जमानतें मांगी जाना, विद्यार्थियों को आंदोलन से दूर रखने का प्रयास, जनता को होम रूल लीग की सभाओं में सम्मिलित न होने देना। फिर भी सारे देश में आंदोलन तेजी से फैला। ऐसी स्थिति में सरकार को कुछ झुकने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसे युद्ध में भारतीयों की सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू ने अपनी घोषणा द्वारा युद्धोपरांत भारत में स्वशासन स्थापना का संकेत दिया और इस प्रकार यह आंदोलन व्यर्थ नहीं गया। इस आंदोलन का एक दूरगामी परिणाम उदारवादियों और उग्रवादियों में पुनः मतभेदों का उत्पन्न होना था। 1918 में मॉन्टेग्यू चैम्बरफोर्ड सुधार योजना प्रकाशित कर दी गई। होम रूल आंदोलन से जो आशा शिक्षित वर्ग में उत्पन्न हुई थी, उसे इस सुधार योजना में काफ़ी धक्का लगा और तिलक और उनके सहयोगियों ने इसे किसी भी तरह स्वीकार नहीं बताया।
परंतु उदारवादी इससे संतुष्ट थे और इस प्रकार उग्रवादियों और उदारवादियों में परस्पर मतभेद उत्पन्न हो गया। उदारवादियों ने नवंबर 1918 में अपना अलग अधिवेशन कर एक अलग संस्था अखिल उदार संघ लिबरल फेडरेशन का गठन कर दिया।